हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 का नाम है उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। ये आपका चैप्टर 4 है एंड चैप्टर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 का वीडियो देखना है तो आपको क्लास 8 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर आप क्लास 8 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक एंड सारे क्वेश्चन आंसर्स के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियो इंक्लूड किए हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर का सार पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। हम सिर्फ वही सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए, जब आप एक बार चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। आपके एग्जाम्स में किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो पहले चलिए हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं। ठीक है, तो इस हम आज के वीडियो में, आज के इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि अब भारत के वनों और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समाज के लोगों के जीवन पर अंग्रेजी शासन की नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, यानी पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि अंग्रेजों की लगान व्यवस्थाओं तथा कृषि के क्षेत्र में आ रहे बदलावों के बारे में हमने पिछले चैप्टर में जाना था। इस चैप्टर में हम भारत के वनों और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समाज के लोगों के जीवन पर अंग्रेजी शासन की नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा, ये हम देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये जो मानचित्र है, इस मानचित्र में सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों को दर्शाया गया है जहाँ पे भारत में जनजाति रहते थे। ठीक है, और ये सारे नाम जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे नाम जनजातियों के ही नाम हैं, जैसे कि बैगास, बंजारा, गोंड और ये वान गुज्जर, भील, सहारिया, भोटिया, वन गुज्जर, गड्डी, खासी। ठीक है, ये सारे जनजातियों के ही नाम हैं। तो भारत के इन क्षेत्रों में जनजाति रहा करते थे। चलिए हम देखते हैं कि जनजातीय समाज का जीवन कैसा होता था। यहाँ पे ये टॉपिक है जनजातीय समाज का जीवन। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी भी कहलाते हैं। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि वे इस महाद्वीप में सबसे पुराने समय से रहने वाले लोग हैं। ठीक है, आदिवासी या जनजाति में क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लोग जो है इस महाद्वीप पे, यानी कि हमारे भारत में, ये लोग बहुत पुराने समय से रहने वाले लोग हैं। बहुत पुराने समय से ये लोग रह रहे हैं। तो प्राचीन काल से ही उनका जीवन पूरी तरह से वनों पर निर्भर था और उनके गांव बस्तियां आमतौर पर जंगलों के बीच या आसपास होते थे। उनके दैनिक उपयोग की अधिकांश जरूरतों की पूर्ति जंगलों से ही होती थी और हमेशा से ही ये आदिवासी पूरे स्वच्छंदता से वन संसाधनों का उपयोग करते आ रहे थे और वे जंगलों को साफ कर खेती योग्य जमीन तैयार करते थे। समतल क्षेत्र में वे हल से खेती करते थे। ठीक है, यहाँ पे वे धान, दलहन, मक्का उपजाते थे, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे उनकी खेती का तरीका अलग था। उसे झूम खेती कहा जाता था। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको यहाँ बताती जाऊँगी, और जो भी मैंने इस चैप्टर में हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि आप ग्रीन कलर से यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊँगी कि ये ज़्यादा जरूरी है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसे कि देखिए, झूम खेती क्या होता है। देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे उनकी खेती का तरीका अलग था। ठीक है, उसे झूम खेती कहा जाता था, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में जो खेती होती थी उसी को झूम खेती कहा जाता था। अब पहाड़ पर खेती करने के तरीके को ही झूम खेती कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत वे जंगल के किसी भाग को काट छांट कर साफ करते थे और 2-3 वर्षों तक उस जगह पर खेती करने के बाद जब उस जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तब वे किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराते थे और कुछ वर्षों तक परती छोड़ देने के बाद पहले की जगह पर वापस जंगल उग जाता था। इससे उनकी खेती का काम भी हो जाता था और जंगल को भी कोई नुकसान नहीं होता था और इस विधि को घुमंतु कृषि विधि के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, झूम खेती को ही घुमंतु कृषि विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने झूम खेती का तरीका देखा कि कैसे ये लोग झूम खेती करते थे। इसके अंतर्गत वो क्या करते थे, किसी जंगल के किसी भी एक भाग को काट छाट कर वो साफ कर देते थे और वहाँ पर 2-3 वर्षों तक वे खेती करते थे और जब उस जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तो वो क्या करते थे, उस जमीन को वो परती छोड़ देते थे, यानी खाली छोड़ देते थे। ठीक है, परती का मतलब होता है खाली। तो जैसे कि ये एक जमीन है, ये 2 जमीन, ठीक है, ये 2 जमीन है। पहले लोग क्या करते थे कि पहले एक जमीन पर उन्होंने 2-3 साल तक खेती कर ली। ठीक है, फिर इस जमीन को क्या किया कि इन्होंने खाली छोड़े, बिल्कुल खाली छोड़े, यहाँ पर कोई अनाज वगैरह नहीं उपजाए। तो अब ये क्या करेंगे कि अब ये दूसरे ज़मीन पर आएंगे, यहाँ पर ये अनाज उपजाएंगे, फिर यहाँ पे ये 2-3 साल तक अनाज उपजाएंगे। ठीक है, ये ज़मीन इन्होंने क्या किया, पहले से खाली छोड़ दिया और अब ये इस ज़मीन पर अनाज उपजाने लगे 2-3 साल तक। फिर 2-3 साल तक इस ज़मीन पर अनाज उपजाने के बाद अब ये इस ज़मीन पर फिर से अनाज उपजाने जाएंगे और 2-3 साल के बाद इस ज़मीन का उर्वरा शक्ति जो है वो वापस आ जाता था। तो इस तरह से ही ये लोग खेती करते थे। इसी को झूम खेती कहा जाता था। ठीक है, और इसी को घुमंतु कृषि विधि भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको झूम खेती और घुमंतु कृषि विधि क्या होता है ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। झूम खेती या फिर घुमंतु कृषि विधि एक ही है। ठीक है, बस नाम 2 है।
तो यहाँ पे जो मैंने आपको ये हाईलाइट करके बताया है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं कि झूम खेती क्या होता है, या फिर घुमंतु कृषि विधि क्या होता है, या फिर झूम खेती करने की क्या विधि होती है, ये सारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसको मैंने हाईलाइट भी इसीलिए किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जंगलों से उनकी अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती थी, जैसे जलावन के लिए लकड़ियां, भोजन के लिए कंदमूल, फल, शहद आदि या फिर जड़ी बूटियां उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाती थी। इन सब के अतिरिक्त वे पशुपालन भी किया करते थे, जिनका चारा भी उन्हें जंगलों से ही मिल जाता था और उनके घर भी जंगल की लकड़ियों के ही बने होते थे। अपनी ज़रूरतों के इस्तेमाल के अलावा वे जंगल से प्राप्त होने वाली कुछ वस्तुओं जैसे कि शहद, जड़ी बूटियाँ, कुछ खास तरह के फल इत्यादि को पास के बाजार में बेचकर अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति भी क्या करते थे। और आवश्यकता की जो भी वस्तुएं उन्हें जंगल में उपलब्ध नहीं होती थी, जैसे कि नमक, कपड़े आदि, उनकी खरीदारी के वे पास के गाँव के व्यापारियों से जंगल से प्राप्त इन्हीं वस्तुओं के बदले में क्या करते थे। ठीक है, हालांकि इसके लिए उन्हें ऊंची कीमत चुकानी पड़ती थी। बेसिकली आपको ये समझना है कि जनजाति लोग जो थे वो उनका पूरा जीवन जंगल पे ही निर्भर था। उनका घर भी लकड़ी, जंगल के ही लकड़ियों से बना होता था। वो जो खाना वगैरह बनाते थे वो भी जंगल की ही लकड़ियों से आग जला के खाना बनाते थे, और उनको फल सब्जियां वगैरह भी जंगल से ही मिल जाती थी, जड़ी बूटियां वगैरह भी जंगल से ही मिल जाती थी। और बाकी का जो सामान हो गया जैसे कि नमक हो गए, कपड़े हो गए, तो उसके लिए वो क्या करते थे कि वे पास के गाँव के व्यापारियों पर वो निर्भर रहते थे। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे कि गाँव के जो व्यापारी होते थे, पास के गाँवों में जो व्यापारी होते थे, उनको वो लोग जंगल से प्राप्त कुछ वस्तुएं दे देते थे और बदले में उनसे कपड़े, नमक वगैरह जो उनकी ज़रूरत का सामान होता था वो लेते थे। ठीक है, जनजातीय समाज के लोग भोजन के लिए कुछ छोटे जानवरों जैसे कि हिरण, तीतर तथा अन्य पक्षियों का भी शिकार करते थे, और शिकार का साधन तीर धनुष या अन्य छोटे हथियार होते थे। मगर ज़्यादातर उनका भोजन जंगलों से प्राप्त कंदमूल, फल और अनाज ही होता था, क्योंकि जनजातीय समाज के लोग जो हैं, जो आदिवासी लोग वगैरह हैं, वो पूरी तरह से उनका जीवन जंगल पर ही निर्भर था। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये जनजाति हैं जो कि तीर धनुष से शिकार पर निशाना साध रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनके उद्योग धंधे भी जंगलों पर ही आधारित थे, जैसे हाथी दांत, बांस तथा कुछ धातुओं पर की गई उनकी कलाकारी दूसरे समुदायों में भी काफ़ी पसंद की जाती थी, और कुछ इलाकों में रबड़, गोंद आदि चीज़ें उन्हें जंगलों से ही मिलती थी, उसका भी वे व्यापार करते थे। आगे चलकर कुछ जनजातीय समुदायों ने लाख और रेशम उद्योगों को भी अपनाया। वे रेशम और लाह, यानी लाह या फिर लाख एक ही होता है, लाह के कीड़े बोलिए या फिर लाख के कीड़े, तो ये लाह के जो कीड़े होते थे इसको पालते थे और बाद में उसे बाहर के व्यापारियों को बेच देते थे। और आमतौर पर इन गतिविधियों में उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं होता था, क्योंकि व्यापारी उनकी चीज़ें बहुत कम कीमत पर खरीदते थे, जबकि उन वस्तुओं की वास्तविक मूल्य काफ़ी अधिक होते थे। और इन सब के अतिरिक्त आदिवासी महिलाएं घरों में चटाई बनाने, बुनाई करने एवं वस्त्र बनाने का काम भी करती थी। ये जनजातीय समुदाय के जो लोग थे ये वो लाख के कीड़े पालते थे। ठीक है, और रेशम उद्योगों में भी ये लोग काम करने लगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाएं क्या करती थी कि चटाई बनाती थी, बुनाई और वस्त्र बनाने का काम करती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है मणिपुर में जेलियांग जनजाति के द्वारा तैयार किया गया तकिया का गिलाफ, यानी तकिया का कवर है ये। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की जनजाति महिलाओं द्वारा परंपरागत हथकरघा पर बुनाई की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उस टाइम पे महिलाएं भी उद्योगों में काम करने लगी, जनजाति समुदाय की महिलाएं, और जो आदमी लोग थे वो भी क्या करते थे, वो भी व्यापार करते थे, लाख का कीड़ा पालते थे और फिर इसको बाहर के व्यापारियों को बेच देते थे, लेकिन उसको कीमत इतना कम मिलता था कि उनको ज़्यादा फायदा नहीं होता था। इस तरह सदियों से पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर रहने के बावजूद इनकी गतिविधियों से जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था, बल्कि वे हमेशा उसकी सुरक्षा करते थे। जंगल के बाहर की दुनिया से उनका संबंध बहुत ज़्यादा नहीं था, वे अपनी शांत और सरल जिंदगी से संतुष्ट थे। लेकिन उनकी यह संतुष्टि अंग्रेजों के आने के बाद बहुत दिनों तक बनी नहीं रही। मतलब अंग्रेजों ने आकर इनकी पूरी जिंदगी उथल पुथल कर दी। ये लोग जनजाति समुदाय के जो लोग थे, ये लोग जंगलों पर पूरी तरह से निर्भर थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बल्कि वो हमेशा जंगल की सुरक्षा ही करते थे। यहाँ पे वैसे समझाने वाला कुछ नहीं है, सब कुछ साफ साफ लिखा गया है, इसको आप पढ़ के अपने से भी खुद से भी समझ सकते हैं। तो ये लोग जंगल पे पूरी तरह से निर्भर थे और बाहरी दुनिया से इनका बहुत ज़्यादा संबंध नहीं था। बस कुछ ऐसी वस्तुएं होती थी ज़रूरत की, जो कि वो गाँव के व्यापारियों से लेते थे। जंगल की चीज़ें देने के बाद वो व्यापारियों से बदले में अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते थे। तो बाहरी दुनिया से इनका ज़्यादा संबंध नहीं था, वे अपने शांत और सरल ज़िंदगी से बहुत संतुष्ट थे, अपनी ही ज़िंदगी में वो खुश थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने इनकी पूरी दुनिया उथल पुथल कर दी। ठीक है, अब इनके साथ मतलब जनजातीय समुदायों के साथ अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया यहाँ देखते हैं। देखिए अंग्रेजों ने इन पर क्या क्या नियम लगाए। अंग्रेजों द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं तथा नियमों का जनजातीय समाज पर प्रभाव। हमने पिछले पाठ में देखा कि किस तरह अंग्रेजी सरकार के अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के प्रयास में लगे थे, और इसके तहत भू राजस्व व्यवस्था में उनके द्वारा किए गए बदलाव से आप पिछले पाठ में परिचित हुए हैं। अगर आपने चैप्टर 3 नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा, इस चैप्टर को समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, मैंने चैप्टर 3 में अस्थायी बंदोबस्त,
महलवारी बंदोबस्त वगैरह के बारे में बताया है। ठीक है, महलवारी बंदोबस्त हो गया आपका, रैयतवारी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो पिछला वीडियो यानी चैप्टर 3 का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे के इस प्रयास के अंतर्गत वे जंगलों व उसके आसपास रहने वाले जनजातीय समाज के गांवों और बस्तियों तक पहुंच गए और इसके पीछे अंग्रेजी सरकार का उद्देश्य था जनजातीय क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करते हुए भूमि से लगान वसूल करना। और परंपरागत रूप से इस समाज के लोगों का यह मानना था कि जंगलों को साफ करके उनके पूर्वजों ने उसे खेती के लायक बनाया है, इसलिए जमीन के मालिक वे स्वयं हैं। अंग्रेज यहाँ पे क्या चाह रहे थे? अंग्रेज ये चाह रहे थे कि जो जनजातीय समुदाय के लोग जो जंगलों में रह रहे हैं फ्री में, वो जंगलों से लकड़ियाँ वगैरह, फल फूल वगैरह, यानी कि पूरी तरह से वो जंगलों पर निर्भर है, वो अपनी आवश्यकताओं की सारी चीज़ जंगलों से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो ये अंग्रेजों को देखा नहीं जा रहा था। तो इसलिए वो क्या करने वाले थे, वो अपना मुनाफा कमाने के लिए वो क्या चाहते थे कि इन जनजातीय समुदाय पर वो कर लगाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो जंगलों का यूज कर रहे हैं, सारी आवश्यकताओं की चीज़ें, मतलब वो जनजातीय क्षेत्रों पर वो अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। अंग्रेज उनकी भूमि से वो लगान वसूल करना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे, मुनाफा कमाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन जनजातीय समुदायों का ये मानना था कि इस जंगलों को उनके पूर्वजों ने साफ करके खेती के लायक बनाया है, इसलिए वे स्वयं ही जमीन के मालिक हैं। तो जनजातीय समुदाय सही सोच रहे थे, इन पे अंग्रेजों का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इन पे कई नियम लगाए। देखिए, इसके लिए उन्हें किसी को किसी तरह का लगान या कर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नई लगान व्यवस्थाओं के तहत उन सबके द्वारा जोती जाने वाले जमीन को भी सरकार दस्तावेज में दर्ज किया गया और जैसा कि बाकी किसानों के साथ हुआ था, उनके ऊपर भी सालाना लगान की राशि तय कर दी गई। लगान कि यह राशि उनके लिए इतनी ज़्यादा होती थी कि अक्सर उन्हें लगान चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता था और कर्ज चुका पाना उनके लिए और भी मुश्किल होता था। इस तरह धीरे धीरे उनकी ज़मीनें या तो नीलाम होने लगी या फिर महाजनों के कब्जे में चली जाने लगी और इसका एक सीधा असर झूम खेती करने वाले के लोगों पर पड़ा। अब उन्हें अलग अलग ज़मीनों पर खेती करने की ज़्यादा आज़ादी नहीं रही। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इनकी ज़मीनों पर भी कर लगाना शुरू कर दिया और उनका लगान चुकाने का जो दर था वो इतना ज़्यादा होता था कि ये लोग लगान नहीं चुका पाते थे। और जब ये कर्ज नहीं चुका पाते थे तो इनकी जो ज़मीन है वो महाजनों के कब्जे में जाने लगी, यानी कि महाजन इनकी ज़मीन जो है मतलब नीलाम हो गई। ठीक है, या तो नीलाम हो गई थी या फिर महाजनों के कब्जे में जाने लगी। अब क्या हुआ कि जो लोग झूम खेती कर रहे थे वो अब झूम खेती नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको अब अलग अलग ज़मीन पर खेती करने की आज़ादी ही नहीं थी। पहले लोग क्या करते थे कि एक जगह पे खेती कर रहे हैं, फिर जब वहाँ पे खेती का काम हो जाता था तो उसको कुछ साल तक उस ज़मीन को पड़ती छोड़ देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब अंग्रेज़ों ने ज़मीनों पर कर लगाना शुरू कर दिया था। तो इनकी बस्तियों तक सरकारी कर्मचारी के पहुंचने का एक दूसरा असर भी हुआ। कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ने के कारण अब उनके क्षेत्र में गैर आदिवासी सेठ, महाजन एवं सूदखोरों का भी प्रवेश हुआ और ये महाजन व साहूकार हमेशा इस प्रयास में लगे रहते थे किस तरह इनकी ज़मीनों को हथियाया जाए और इन्हें अपना बंधुआ मजदूर बनाया जाए। तो ये सब अंग्रेज़ों के ही कारण हुआ। अंग्रेज़ों ने उन पर कर लगाया और जब भी जनजाति समुदाय के लोग वगैरह थे उनकी ज़मीन तो बिक गई थी, या तो महाजनों के कब्जे में चली गई थी या फिर उनका ज़मीन नीलाम हो गया था। तो वहाँ पर गैर आदिवासी सेठ, महाजन, सूदखोर वहाँ पर रहने लगे और वो लोग हमेशा यही चाहते थे किसी ना किसी तरह इनकी ज़मीन को हथिया लें और फिर इनको अपना बंधुआ मजदूर बनाया जाए। अंग्रेज़ों के समय एक और नई बात हुई। जंगल की लकड़ी का व्यापार अचानक ही बड़ी तेज़ी से बढ़ा। उस समय कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, बम्बई और मद्रास जैसे बड़े बड़े शहर बस रहे थे और मीलों लंबी रेल लाइनें बिछाई जा रही थी और बड़े बड़े जहाज बनाए जा रहे थे और इन सब के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। इसलिए उस टाइम क्या हुआ अंग्रेज़ों के समय पे कि जंगल की लकड़ी का व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि नए नए शहर जो बस रहे थे। ठीक है, और लंबी लंबी रेल लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इसलिए लकड़ियों का जो ज़रूरत है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि जंगल की कटाई करवाकर स्लीपर तैयार करते अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, ये चित्र जो है ये पूरी तरह से साफ साफ नहीं दिख रहा है। पे आप देख सकते हैं ये अंग्रेज लोग हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जंगल की कटाई करवाने के बाद वो स्लीपर तैयार कर रहे हैं। सन 1850 के बाद भारत में अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत की थी। तब से 1910 तक करीब 50,000 किलोमीटर तक रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी और रेल लाइनों के स्लीपरों तथा रेल के डिब्बों के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी और इसके लिए अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये अंग्रेज लोग जो आए इन्होंने क्या किया, रेल लाइन जो है ये बिछाने लगे। 1850 ईस्वी में अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत की थी और तब से लेके 1910 तक करीब 50,000 किलोमीटर तक रेल लाइन बिछाई जा चुकी थी। रेल लाइन के स्लीपर और रेल के डब्बों के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, इसलिए अंग्रेज बहुत बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई करानी शुरू कर दी, क्योंकि उसी से रेल के डब्बे वगैरह बनाए जाते थे। इसके अलावा इमारतों, खदानों व जहाज़ों के लिए भी भारी मात्रा में लकड़ी काटकर बेचा जाने लगा और यह काम लकड़ी के व्यापारी और जंगल के ठेकेदार किया करते थे और अंग्रेज सरकार को भी इस लकड़ी के व्यापार से बड़ा फायदा होता था और सरकार जंगलों को काटने का ठेका नीलाम करती थी। ठेकेदारों से मिले पैसों से सरकार को बहुत आमदनी होती थी।
ठेकेदारों से मिले पैसों से सरकार को बहुत आमदनी होती थी। और जब ठेकेदार बेतहाशा जंगल काटने लगे तो जंगल तेजी से खत्म होने लगे। तब अधिकारियों को चिंता होने लगी कि अगर सारे जंगल कट जाएंगे तो रेल, जहाज और मकानों के लिए लकड़ियाँ कहाँ से आएगी। तब उन्होंने जंगलों में नए पौधे लगाने उन्होंने शुरू कर दिए। मगर उन्होंने कौन से पौधे लगवाए जो कि जिनकी बाजार में मांग थी। ठीक है, मतलब उन्होंने सिर्फ वैसे ही पौधे लगाना शुरू किए जिनकी बाजारों में ज़्यादा मांग थी, जिन लकड़ियों की ज़्यादा मांग थी, उन्हीं पौधों को लगाना उन्होंने शुरू किया। अब यहाँ पे देखते हैं, वन विभाग बना। तेजी से खत्म होते ही जंगल के समस्या हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1864 में वन विभाग की स्थापना की और सन 1865 में वन अधिनियम भी बनाया। वन विभाग का काम था कि जंगल की कटाई पर निगरानी रखना, नए जंगल लगाना। वन अधिनियम के तहत नए वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए पुराने जंगलों को बचाने के लिए ढेरों नियम बनाए गए। इन सब का असर यह हुआ कि आम लोगों और आदिवासियों के जंगलों पर जो परंपरागत अधिकार था वो छीनने लगा। मतलब जो पहले आदिवासी जनजातीय समुदाय के लोग जो पहले एकदम फ्री होके अपनी पूरी जिंदगी मतलब उनकी जंगलों पर ही निर्भर थी, अब उनसे वो सारे अधिकार छीनने लगे थे। अब पहले जैसे उनकी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं थी। तो वे अब अपनी मर्जी से लकड़ी काटने, जानवर चराने, फल फूल इकट्ठा करने या फिर शिकार करने के लिए जंगलों में नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन सब पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी थी। यहाँ तक कि उनका जंगल में प्रवेश करना भी वर्जित कर दिया गया था। और अभी तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदिवासी काफ़ी कुछ जंगलों पर निर्भर थे, लेकिन अब उस पर अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगा दी। सन 1878 में अंग्रेजों ने एक और कानून बनाया और इसके तहत जंगलों को 2 भागों में बांटा गया। बड़े जंगलों को सरकारी जंगल का आरक्षित जंगल या आरक्षित यानी रिजर्व जंगल घोषित करके सरकार ने वहां अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और अब आदिवासी वहां लकड़ियों को चुनने या वन उत्पादों को प्राप्त करने नहीं जा सकते थे और वन विभाग के कर्मचारियों या व्यापारियों को ही वहां जाने की अनुमति थी। अंग्रेजों ने क्या किया कि जंगलों को सरकारी जंगल घोषित कर दिया, सरकारी जंगल या फिर आरक्षित जंगल इसलिए घोषित किया ताकि वहाँ पे आम जनता या जनजातीय समुदाय के लोग जो पहले से वहाँ रह रहे थे वो लोग नहीं जा सके, इसलिए उन्होंने आरक्षित वन घोषित कर दिया। ठीक है, जहाँ पे आदिवासियाँ लकड़ी चुनने के लिए या फिर फल फूल इकट्ठा करने के लिए, सब्जियाँ वगैरह इकट्ठा करने के लिए नहीं जा सकते थे। वहाँ पर कौन जा सकते थे? वहाँ पे सिर्फ वन विभाग के कर्मचारी या व्यापारियों को ही जाने की अनुमति थी। और इसी कानून के तहत जंगल के बाहरी इलाकों को तथा कुछ अन्य जंगलों को संरक्षित जंगल कहा गया, जिसमें लोगों को जाने की छूट थी। ठीक है, तो कुछ ऐसे जंगल भी थे जिनको संरक्षित जंगल कहा गया, क्योंकि वहाँ पे आम लोग भी जा सकते थे, मगर वहाँ से वे केवल अपने काम की ही चीज़ें ला सकते थे। वहाँ पेड़ नहीं काट सकते थे या 2 दिन से ज़्यादा अपने जानवर भी नहीं चरा सकते थे। इतनी सारी पाबंदियाँ अंग्रेजों ने लगाई जनजातीय समुदायों के ऊपर। तो हमने अभी तक ये पढ़ा यहाँ तक, इस पैराग्राफ तक, कि अंग्रेजों ने किस तरह से अपने कानून व्यवस्था लगाकर आदिवासियों को उनके ही जंगल में प्रवेश करने पर भी वर्जित कर दिया। अब आदिवासी ना वहाँ से लकड़ियाँ वगैरह ला सकते थे, ना उन लकड़ियों का कोई यूज कर सकते थे, ना ही वहाँ से फल फूल सब्जियाँ वगैरह ला सकते थे, और ना ही अपने जानवर वहाँ पर जंगलों में चरा सकते थे। ठीक है, और अंग्रेजों ने क्या किया था कि जंगल के कुछ ऐसे भाग को उन्होंने आरक्षित वन घोषित कर दिया था। मतलब वहाँ पे सिर्फ वन विभाग के कर्मचारी जा सकते थे या फिर व्यापारी वहाँ पर जा सकते थे, आम लोगों को जाने की छूट नहीं थी। और जंगल ऐसे थे जिनको संरक्षित जंगल कहा गया, जिसमें लोगों को जाने की छूट थी। ठीक है, तो इतनी सारी पाबंदियां अंग्रेजों ने आदिवासियों पर लगाई। अब हम अगले पैराग्राफ में ये पढ़ेंगे क्योंकि इतनी सारी कानून व्यवस्था लगाने पर आदिवासियों का क्या, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उनका जीवन कितना मुश्किल हुआ, उन्होंने कैसे गुजर बसर किया। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मतलब अंग्रेजों ने इतना पाबंदी उन लोगों पे लगाया, जनजातियों पर, जनजातीय समूह पे, कि उस जंगल में जहाँ पे जनजाति लोग रहते थे, जहाँ पे एकदम पहले वो फ्री होके वहाँ से कोई भी फल वनस्पति, फल सब्जियाँ वगैरह तोड़ के ला सकते थे, उसको संग्रहित कर सकते थे यानी जमा कर सकते थे, और जंगलों से लकड़ियाँ ला सकते थे। मतलब पूरी तरह से जनजातीय समूह का जो जीवन था वो जंगलों पर ही निर्भर था। लेकिन जब अंग्रेजों ने अपने नियम कानून बनाए तो उन पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी, यहाँ तक कि उनको जंगल में भी घुसने की अनुमति तक नहीं थी। ठीक है, तो उन जंगलों में कौन जा सकता था? वन विभाग के कर्मचारी और व्यापारी वहाँ पे जा सकते थे। ठीक है, और इसी कानून के तहत जंगल के बाहरी इलाकों को तथा कुछ अन्य जंगलों को संरक्षित जंगल कहा गया था, जिसमें लोगों को जाने आने की छूट थी, मगर वहाँ से वे केवल काम की ही चीज़ें ला सकते थे। वे वहाँ पेड़ नहीं काट सकते थे या फिर 2 दिन से ज़्यादा अपने जानवर भी नहीं चरा सकते थे। मतलब इतनी सारी पाबंदियाँ लगा दी जनजातीय समूहों पर, इतने सारे नियम कानून अंग्रेजों ने बना दिए कि जनजातीय समूह का जो जीवन है वो बहुत ही मुश्किल में पड़ गया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इन सब कानून व व्यवस्थाओं का असर हुआ कि आदिवासी लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया। सदियों से वो जिस तरह जीवन जीने के वे आदी थे, मतलब सदियों से उनको जैसे जीवन जीने की आदत थी, वह अब संभव नहीं था। इसलिए अब नए काम धंधों की तलाश में उन्हें जंगल और अपनी बस्तियों से बाहर आना पड़ा। उन दिनों में वन विभाग का ज़्यादातर काम ठेकेदार के द्वारा ही किया जाता था। कुछ ठेकेदार वन विभाग के लिए लकड़ी काटने का काम करते थे, तो कुछ जंगलों के आसपास सड़कें बनाने का काम। आदिवासी लोगों के पास अब कोई अपना काम धंधा तो था नहीं, उन्होंने इन ठेकेदारों की नौकरी कर ली। ठीक है, देखिए अब आदिवासी लोग मजबूर हो गए दूसरों के यहाँ नौकरी करने पर। पहले वो किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते थे। उनका जीवन पहले बहुत सिंपल, बहुत सरल जीवन था। उनका पूरा का पूरा जीवन जंगलों पर ही निर्भर था। वो किसी के यहाँ पे मजदूरी नहीं करते थे। लेकिन इन अंग्रेजों के चलते आदिवासी लोगों को अब ठेकेदारों के यहाँ नौकरी करनी पड़ रही थी, और यहाँ उन्हें जो मजदूरी मिलती थी उनसे उनका गुजारा तो हो जाता था, मगर अन्य ज़रूरतों के लिए उन्हें ठेकेदारों और साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। ठीक है, और मतलब
मतलब सोच सकते हैं कि पहले आदिवासी लोगों का जीवन कैसा था और अब उन्हें दूसरों के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है और उसमें भी उनका पूरी तरह से गुजारा नहीं हो पाता है, तो उनको ठेकेदारों और साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। साहूकारों से लिया गया कर्ज चुका पाना उनके लिए आसान नहीं होता था, क्योंकि ये आदिवासी बहुत कम बल्कि नहीं के बराबर पढ़े लिखे होते थे, जिसकी वजह से ये सूद की रकम या महाजन ने उन पर कितने रकम का बोझ डाला उसको समझ ही नहीं पाते थे। तो सूद की रकम नहीं चुका पाने की वजह से उन्हें जमीन के साथ साथ अपने पशुओं और हल फाल आदि से भी हाथ धोना पड़ता था, और आखिर में कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में उनके पास साहूकार के यहाँ बंधुआ मजदूर बनने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। ठीक है, मतलब उनका ज़िंदगी इस तरह से मुश्किल बनाया गया इन अंग्रेज़ों, शाहूकारों, ठेकेदारों ने, इन सब ने मिलके आदिवासियों का ज़िंदगी इतना मुश्किल बनाया कि उनको अब उनके यहाँ साहूकारों के यहाँ वह मज़दूर बनने के अलावा उनके पास और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि वो जो कर्ज लेते थे साहूकारों से, ठेकेदारों से, उस कर्ज को चुका पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि उनकी आमदनी ही ऐसी नहीं थी कि वो उतना कर्ज उनको चुका पाते। और ये साहूकार, ठेकेदार, ये लोग ऐसे ऐसे लोग थे ये कि ये इतना ज़्यादा सूद की रकम ये लोग इतनी ज़्यादा रखते थे जानबूझ के, ताकि वो लोग आदिवासी लोग जो हैं वो उनका कर्ज नहीं चुका पाए। जानबूझ के वो लोग ऐसा जानबूझ के वो सूद की रकम ऊँची रखते थे, जिससे आदिवासी लोग इनका कर्ज कभी ना चुका पाए और इनके यहाँ वो बंधुआ मजदूर बनकर काम करें। देखिए, बेगारी का क्या मतलब होता है? बेगारी का मतलब होता है बिना वेतन या बिना मजदूरी के काम करना। बंधुआ मजदूर क्या होता है कि कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के ज़मीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि कर्ज की रकम सूद समेत ना चूक जाए। ठीक है? तो इसी को बंधुआ मजदूर कहते हैं। ठेकेदारों और महाजनों के अत्याचार से बचने के लिए कई इलाकों के आदिवासियों को काम की तलाश में अपने निवास स्थल से दूर की जगहों पर भी जाना पड़ता था। वे असम के चाय बागानों तथा हजारीबाग एवं धनबाद के कोयला खदानों में भी काम करने के लिए जाया करते थे, और ऐसी जगह पर उन्हें ठेकेदारों के माध्यम से काम पर रखा जाता था, और यहाँ भी ये ठेकेदार उन्हें बहुत ही कम मजदूरी देते थे और अधिक से अधिक मुनाफा अपने पास रख लेते थे। ठीक है, तो ये सारा मिलीभगत जो है ये अंग्रेज ठेकेदारों और साहूकारों का ही था। उन सब ने मिलकर आदिवासियों का जीवन इतना मुश्किल बनाया। ठेकेदारों और महाजनों के अतिरिक्त इसी समय पर उन्हें शिक्षा देने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों का भी उनके इलाके में आगमन हुआ। अब ईसाई मिशनरी का वास्तविक उद्देश्य क्या था कि जनजातीय क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना और उनका धर्म परिवर्तन कराना। ठीक है, मतलब पहले से इनकी ज़िंदगी में इतना कठिनाई तो थी ही आदिवासी लोगों के जीवन में। पहले तो वो बहुत अंग्रेजों के आने से पहले वो लोग बहुत स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन जी रहे थे। उनका पूरा जीवन जंगलों पर निर्भर था, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उनका जंगलों में जाना भी वर्जित हो गया। वो लोग जंगल में जा भी नहीं पाते थे। कई जंगल ऐसे थे जिसको संरक्षित जंगल घोषित किया गया था, वहाँ लोग जा आ सकते थे, लेकिन उस पर भी अंग्रेजों ने पाबंदी लगाई थी कि यहाँ पे लोग 2 दिन से ज़्यादा अपना जानवर नहीं चरा सकते, यहाँ पे सिर्फ यहाँ से कम की चीज़ें ही लोग ले जा सकते हैं। मतलब जैसे वो लोग आदिवासी लोग जैसे फ्री हो गए, स्वतंत्रतापूर्वक जैसे अपना जीवन जी रहे थे वैसे नहीं जी पा रहे थे, और ऊपर से ये ठेकेदार महाजन उन पे अलग ही कर्ज थोप देते थे। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पे आ गया ईसाई मिशनरी। अब ये लोग क्या करना चाहते थे आदिवासियों के साथ? इनका उद्देश्य क्या था कि जनजातीय क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना। ठीक है, और उनका धर्म परिवर्तन, आदिवासियों का वो धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे। उन्होंने आदिवासी के धर्म तथा उनकी संस्कृति की आलोचना करना शुरू कर दिया और बहुत से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन भी करा डाला। मतलब जोर जबरदस्ती से बहुत सारे आदिवासियों का उन्होंने धर्म परिवर्तन करवा दिया। ईसाई मिशनरियों ने उन्हें यह प्रलोभन दिया कि वह सेठ, साहूकारों एवं महाजनों से उनकी रक्षा करेगी, परंतु वास्तविकता तो कुछ और ही है। ये मिशनरियां सेठ, साहूकार, जमींदार एवं बिचौलिए के साथ मिलकर आदिवासियों का खूब आर्थिक व शारीरिक शोषण करती थी, और यही कारण था कि अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों के खिलाफ जनजातीय समाज के लोगों ने जगह जगह पर अस्त्र शस्त्र उठा लिए थे। ठीक है, अब आदिवासी लोग एक टाइम पे इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि अगर वो अपने लिए खड़े नहीं होते, अगर वो अपने लिए युद्ध नहीं करते, लड़ाई नहीं करते अंग्रेजों से, तो इनका वो लोग जीना भी मुश्किल कर देते। ठीक है, आदिवासियों की एक खास बात यह थी कि वे सभी गैर आदिवासी या बाहरी लोगों को अपना दुश्मन या शोषक नहीं मानते थे, उनके विरोधी नहीं थे। वैसे गरीब गैर आदिवासी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके सहायक की भूमिका निभाते थे, उनसे उनका गहरा सामाजिक संबंध था। ये अंग्रेजों के खिलाफ गोलबंदी कराने में भी मददगार होते थे। अब जनजातीय विद्रोह का स्वरूप यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, जनजातीय विद्रोह का स्वरूप। अब देखिए, जनजातीय समूह के लोग इन लोगों से इतना ज़्यादा परेशान आ गए थे, ईसाई मिशनरियों से, अंग्रेजों से, साहूकार और ठेकेदारों से, लोगों से आदिवासी लोग इतना परेशान आ गए थे कि अभी उन्हें विद्रोह करना ही था। अब देखिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया। 19वीं शताब्दी में भारत के लगभग सभी इलाकों में आदिवासियों एवं अंग्रेजों एवं उनके सहयोगी गैर आदिवासी के घुसपैठ एवं शोषण के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी, और भारत में सबसे बड़ी संख्या भील जनजाति की है। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, कर्नाटक आदि राज्यों में इन्होंने महाजन एवं साहूकारों के शोषण का विरोध करते हुए उनके नियमों को मानना बंद कर दिया। ठीक है, देखिए आदिवासी लोग अगर अपने लिए खड़े नहीं होते तो ये लोग उनका जीना और भी ज़्यादा मुश्किल कर देते। तो गोंडवाना के गोंड लोग, गोंड भी जाति का ही नाम है, ठीक है, जनजाति समूह का ही नाम है गोंड। तो गोंडवाना के जो गोंड लोग थे वो उन्होंने अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए, अपने उत्पाद के लिए उचित मूल्य के भुगतान और विभिन्न वन संबंधी गतिविधि से बिचौलिए एवं ठेकेदारों को दूर रखने और साहूकारों द्वारा शोषण को रोकने आदि के लिए विद्रोह आरंभ किया। और उड़ीसा में कंध भी जनजाति समूह का नाम है, तो कंध जाति का विद्रोह भी जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। ठीक है, तो ये दो तीन नाम आपको याद रखना है। ये जनजाति समूह का नाम है, गोंड, कंध, भील, ये सब जनजाति समूह का नाम है।
उत्तर पूर्व में विद्रोह का स्वरूप कुछ अलग ही था और यहाँ के बहुसंख्यक आदिवासी अफीम की खेती करते थे। मतलब उत्तर पूर्व में जो बहुसंख्यक आदिवासी थे, ये लोग क्या करते थे, अफीम की खेती करते थे। अंग्रेजों ने अफीम की खेती पर बढ़े हुए मुनाफे को देखकर उसे अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया तथा सरकारी इजाजत के बिना अफीम की खेती पर रोक लगा दी। लेकिन सबसे अधिक विद्रोह की ज्वाला तत्कालीन बिहार के संथाल परगना एवं छोटा नागपुर प्रमंडल में धधक रही थी। यहाँ के आदिवासी सेठ, साहूकार व महाजन एवं गैर आदिवासी बिचौलिए के शोषण के शिकार तो थे ही, और साथ ही अंग्रेजों द्वारा उन लोगों पर दिए जा रहे प्रोत्साहन के भी खिलाफ थे। और ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ भी उनके विरोध का एक बड़ा कारण था। देखिए, अब इतने सारे लोग आदिवासियों को मिलकर परेशान कर रहे थे, तो आदिवासियों ने क्या किया, उनके खिलाफ विद्रोह किया, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। ठीक है, क्योंकि इनकी समझ में आ गया था कि अगर हम अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो ये लोग हमारा जीना भी मुश्किल कर देंगे। दीकू जो है, ये आदिवासी जो है, मतलब जो बाहरी लोग थे उसको ये लोग दीकू मानते, दीकू कहते थे। ठीक है, तो अगर आप इसका परिभाषा देखना चाहें कि दीकू क्या होता है, तो गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक ब्याज पर ऋण देते थे और उनका शोषण करते थे, और ये व्यापारी एवं बिचौलिए का भी काम करते थे। तो ऐसे लोगों को आदिवासी लोग क्या कहते थे, दीकू कहते थे। इसको, इन लोगों को ये बाहरी लोग मानते थे। अब यहाँ पर क्या है कि तत्कालीन समाचार पत्र कलकत्ता रिव्यू में अंग्रेजों के द्वारा संथालों के शोषण पर छपा लेख, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे तो हमने देखा कि इन्होंने क्या किया कि विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है, आरंभ में इन आदिवासियों ने अपने अपने नेता के नेतृत्व में लगान की रकम देना बंद कर दिया और महाजनों और साहूकारों के आदेशों और नियमों को मानने से भी इनकार कर दिया। ठीक है, लेकिन जब गैर आदिवासी के पक्ष में अंग्रेजी सरकार ने अपनी सेना के साथ खड़ी हो गई और जोर जबरदस्ती करने लगी, तब ये आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए और कुछ आदिवासी समूह ने अपना उद्देश्य अपने इलाकों से अंग्रेजी राज को समाप्त करना बना लिया। अब आदिवासियों ने भी सोच ही लिया था कि अब इन अंग्रेजों को अपने अपने इलाके से समाप्त करके ही रहेंगे, क्योंकि इन अंग्रेजों ने क्या किया कि जो गैर आदिवासी लोग थे उनके साथ मिलकर इन्होंने अपना एक अलग ही समूह बना लिया और आदिवासी लोगों को और परेशान करने में लग गए। तब आदिवासी लोगों ने भी सोचा कि इन अंग्रेजों के खिलाफ अब अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ा होना ही पड़ेगा, इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी और इन लोगों को अपने इलाके से भगाना पड़ेगा। ठीक है, तत्कालीन बिहार में संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह एवं ताना भगत आंदोलन आदिवासियों से जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त कर जनजातीय समाज को संरक्षण प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। ये सारा विद्रोह जो है इन आदिवासियों के द्वारा ही किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, उत्तर पूर्व में भी खशिया, गारो एवं नागा, उत्तर पूर्व में कौन कौन सी जनजातियां थी, खशिया, गारो एवं नागा जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और ये सभी विद्रोह संगठित विद्रोह थे। मतलब इन सभी जनजातियों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, इसीलिए इसको संगठित विद्रोह कहा गया। अब देखिए, बिरसा मुंडा के विद्रोह के बारे में हम पढ़ेंगे। बिरसा मुंडा एवं मुंडा विद्रोह, इनके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो 15 नवंबर सन 1874 को हुआ था। कहाँ पे, छोटा नागपुर में, प्रमंडल के तमार थानांतर्गत उलिहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकर में हुआ था और उसके पिता का नाम शुगना मुंडा एवं माता का नाम कदमी था। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन स्कूल में हुई थी और शुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उसने ईसाई धर्म भी स्वीकार किया, लेकिन बाद में ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गया। उसके मन में अंग्रेजों और जमींदारों के प्रति आक्रोश की भावना ने मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। बिरसा मुंडा के मन में अंग्रेजों और ये जमींदारों के प्रति पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था, इसीलिए ये विद्रोह जो हुआ, बिरसा मुंडा का विद्रोह, मुंडा विद्रोह जो हुआ, उसी गुस्से की वजह से, बिरसा मुंडा के उसी आक्रोश की वजह से ये मुंडा विद्रोह शुरू हुआ। और सन 1895 में बिरसा को उसके कुल देवता सिंह बोगा से एक नए धर्म की प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार उसने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया, और इसके लिए उसने मुंडाओं को आदर्श एवं पवित्र जीवन जीने का संदेश दिया और कुछ ही दिनों में उसके अनुयायियों की संख्या अधिक हो गई। ठीक है, ये बिरसा मुंडा जो थे, इन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं जो हूँ भगवान का स्वरूप हूँ और तुम लोगों को मैं दीकू लोगों से बचाने के लिए आया हूँ, ऐसा इन्होंने ऐलान कर दिया था। और इन्होंने, ये जो बिरसा मुंडा थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, विद्रोह किया इनके खिलाफ, और जमींदारों ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया और इन सब से अपने जनजातीय समूह की रक्षा की। तो लोग भी जो है इनको पैगंबर मानने लगे थे। ठीक है, यानी कि भगवान मानने लगे थे बिरसा मुंडा को। तो बिरसा ने प्रचार किया कि अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। उसने मुंडाओं को आदेश दिया कि किसी को भी राजस्व नहीं दे और जमीन का उपभोग बिना राजस्व दिए ही करे। ठीक है, क्योंकि असल में वो जो जमीन था वो तो इन्हीं लोगों का था, लेकिन अंग्रेजों ने जबरदस्ती पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह के कारण बिरसा को पकड़कर रांची जेल भेज दिया और उस पर बगावत का आरोप लगाया, लेकिन जेल से छूटने के बाद बिरसा ने फिर से लोगों का समर्थन प्राप्त करना शुरू कर दिया और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जन संघर्ष के लिए मोर्चा बनाना शुरू कर दिया। लोगों को तीर धनुष की शिक्षा दी जाने लगी और रात में सभाओं का आयोजन किया जाने लगा। 25 दिसंबर 1899 को बिरसा ने पहला आक्रमण ईसाई मिशनरियों पर किया और जिसका उद्देश्य ईसाई बने मुंडाओं को आतंकित कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना था। इसमें बहुत से लोग मारे गए, बहुतों को बंदी बना लिया गया, लेकिन बहुत जल्द बिरसा गिरफ्तार कर लिया गया और 2 जून 1900 को हैजा की बीमारी से बिरसा की मृत्यु रांची जेल में ही हो गई। तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु है तब हुई 2 जून 1900 ईस्वी में। 2 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई रांची जेल में। क्या कारण था? हैजा की बीमारी होना। बिरसा मुंडा की मौत के बाद भी मुंडा का आंदोलन थमा नहीं, बल्कि जनजातीय क्षेत्रों में इसने और गहरी जड़ें जमा ली। अंततः छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त की सिफारिश पर 1902 में गुमला तथा 1905 में खूंटी अनुमंडल का गठन कर दिया गया ताकि समस्या को नज़दीक से समझा जा सके और आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम 1908 बनाया गया और इसके द्वारा जनजातीय क्षेत्र की भूमि और गैर आदिवासियों को हस्तांतरित निषेध कर दिया गया।
मतलब 1908 में एक ऐसा अधिनियम बनाया गया जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो उनका जो ज़मीन था, आदिवासी लोगों का जो ज़मीन था, उस ज़मीन पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं लोगों का हक रहेगा, यानी आदिवासी लोगों का ही हक रहेगा। जो गैर आदिवासी लोग थे, इनका इस ज़मीन पर हस्तांतरण निषेध कर दिया गया। मतलब अब इस ज़मीन पर इन लोगों का, गैर आदिवासी लोगों का कोई हक नहीं रह गया। ठीक है? तो इस प्रकार मुंडा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झुका दिया और 150 वर्षों से चला आ रहा जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त हुआ और जनजातीय समाज को संरक्षण प्राप्त हुआ। आखिरकार बिरसा मुंडा का ये आंदोलन सफल रहा। उस मुंडा की मृत्यु के बाद भी उनके जो साथी लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन को और बढ़ावा दिया और इस आंदोलन को और मजबूत करके आखिर उन्होंने में सफलता भी प्राप्त की। और इस तरह से उनके लिए एक कानून बना जिसमें मैंने आपको बताया कि उनका जो जमीन था वो आदिवासियों को मिल गया और गैर आदिवासी अब उसमें कोई भी हस्तांतरण, कोई भी मतलब हस्तक्षेप उसमें नहीं कर सकते थे। तो इस आंदोलन ने भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया और उस समय के समाचार पत्र जैसे कि इंग्लिश मैन, पायोनियर और स्टेटस मैन आदि में इस आंदोलन को कुचलने की ब्रिटिश सरकार की नीति को काफ़ी आलोचना की गई और बिरसा को भगवान मानकर छोटा नागपुर के जनजातीय समाज के लोगों ने उसके सपने को साकार करने का बीड़ा उठा लिया। अब उन्हें सिर्फ जमीन ही नहीं अपितु अंग्रेजों से भी मुक्ति प्राप्त करना था। देखिए, ये मुंडा लोगों का ये गीत दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि बिरसा मुंडा का भी जिक्र किया गया है। और ये जो लाइन है, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजा गया है। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह का आंदोलन जो है वो छोटा नागपुर में विद्रोह का आग दबा नहीं था, वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन चलता रहा और जो बाद में कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बना। अब यहाँ पे देखिए, ये युद्ध करते हुए आदिवासी लोग को यहाँ पे दिखाया गया। ये आदिवासी लोग हैं, ठीक है, इनके पास तीर धनुष, इनका मेन जो है हथियार यानी अस्त्र शस्त्र, इसको जो भी बोल सकते हैं, ये तीर धनुष ही इनके पास था और इसी से ये लोग युद्ध करते थे। देखिए, उत्तर पूर्व में भारत में जलियांवाला आंदोलन। उत्तर पूर्वी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ नागा जनजाति ने सबसे प्रबल विद्रोह किया। 19वीं शताब्दी में इस समुदाय के लोगों ने कई बार विद्रोह किया, लेकिन सन 1891 में जब मणिपुर के युवराज टिकेंद्रजीत सिंह को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेजों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया, तब नागा जाति का विद्रोह जोर पकड़ा। ठीक है, नागा जनजाति समूह का ही नाम है। तो इस समय मणिपुर में जेमई, लियांगमई, रांगमई नामक नागा जनजाति की बहुलता थी और राजनीतिक एवं सामाजिक एकता की स्थापना विदेशी घुसपैठ से सुरक्षा तथा धार्मिक सुधार हेतु जादूनांग नामक एक रागमई जनजातीय नेता के नेतृत्व में सन 1920 में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और उपरोक्त 3 जनजातियों के नाम पर इस आंदोलन को जलियांवाला आंदोलन का नाम दिया गया। और जादूनांग ने सर्वप्रथम इन तीनों जनजातियों में एकता स्थापित कर अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ने का एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया। और खास बात यह थी कि इनका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाई गई सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ गया। तो ये जो 3 जनजातियाँ थी, कौन कौन सी जनजातियाँ थी? ये 3 जनजातियाँ, जेमई, लियांगमी और रंगमी, इन तीनों जनजातियों के नाम पे ही इस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया? जलियांवाला जनजाति। ठीक है, और ये आंदोलन जो है आगे चलकर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ गया। उत्तर पूर्व में जो ये नागा जनजाति थी, इन्हीं लोगों ने ये जलियांवाला आंदोलन शुरू किया। क्यों किया था? उस टाइम पे इनका जो मणिपुर के जो युवराज थे टिकेंद्रजीत सिंह, इनको फांसी पर अंग्रेजों ने चढ़ा दिया था। तब नागा जनजाति का ये विद्रोह जोर पकड़ा, मतलब इन्होंने विद्रोह शुरू किया। ठीक है, और तब जाके इन तीनों जनजातियों ने एक आंदोलन शुरू किया और इसी आंदोलन का नाम पड़ा जलियांवाला। ठीक है, इन्हीं तीनों जनजातियों के नाम पे, जेमई, लियांगमई और रंगमई, इन्हीं तीनों जनजातियों के नाम पे ये जलियांवाला आंदोलन का नाम पड़ा। और ये आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? ये आंदोलन शुरू इसलिए किया गया था कि ये लोग अंग्रेजों और गैर आदिवासियों को बाहर ये लोग करना चाहते थे, इसलिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। और ये आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ा। जादूनांग ने अपने 13 वर्षीय चचेरी बहन गिंडालियू के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज्य की स्थापना का प्रयास शुरू किया और इसमें जादूनांग को काफी सफलता मिली, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इसकी भनक मिल गई और एक हत्या के मामले में फंसाकर 29 अगस्त 1929 को अंग्रेजों ने उसे फांसी की सजा दे दी और आंदोलन इसके बावजूद भी थमा नहीं। गिंडालियू ने इसे जारी रखा और अंग्रेजों द्वारा सन 1932 में इस आंदोलन को भी दबा दिया गया और गिंडालियू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और सन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद उसे रिहा किया गया और गिंडालियू ने अंग्रेज सरकार के दमनकारी कानूनों की अवज्ञा का भाव जनजातियों में जगाया और इस तरह वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा से अपने आंदोलन को जोड़ने में सफल रही। तो ये जो है, ये रानी गिंडालियू, ये जादूनांग की बहन है। ठीक है, जादूनांग की ये चचेरी बहन है और यही है वो शख्स जो कि उस आंदोलन को वो आगे लगी। ठीक है, क्योंकि जादूनांग को 29 अगस्त 1929 में अंग्रेजों ने इसको फांसी पर लटका दिया था। उसके बाद इसकी बहन गिंडालियू ने ही इस आंदोलन को जारी रखा और फिर 1932 में इसको भी, गिंडालियू को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन फिर जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ हमारा, उसके बाद इसको रिहा कर दिया गया और फिर ये बाद में इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़ने में ये सफल रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजातीय समाज के लोगों का आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए। उन्हें राष्ट्र की धारा जोड़ने के लिए अनेक उपाय किए गए, फिर भी उनमें असंतोष की लहर व्याप्त थी। इसका मुख्य कारण भौगोलिक एवं राजनीतिक था। यद्यपि संविधान में जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों एवं नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी,
फिर भी उनके असंतोष थमे नहीं। नागा जनजाति किसी भी कीमत पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोना नहीं चाहती थी, अतः बाध्य होकर 1 दिसंबर 1963 में अलग नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई। तो नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 में। संविधान में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर आदि में आदिवासियों को उनके आंतरिक मामले में स्वायत्तता दी गई और संसद द्वारा पारित कानून यहाँ तब तक लागू नहीं होता जब तक विधानमंडल की विशेष समिति उसे अनुमोदित ना कर दे। संथाल परगना एवं छोटा नागपुर में भी जनजातीय विद्रोह नहीं थमा, वे अलग क्षेत्रीय पहचान के लिए लगातार संघर्ष करते रहे और परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन करके झारखंड बना दिया गया। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आ सकता है कि झारखंड राज्य जो है ये बिहार से कब अलग हुआ? तो ये 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ है। और क्यों अलग हुआ इसका रीजन तो यहाँ पे दिया ही गया है कि ये जनजाति लोग जो थे वो अपना अलग क्षेत्र चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया और इनके संघर्ष परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन हुआ। झारखंड मतलब बिहार और झारखंड अलग हो गया। ये दोनों पहले एक ही था। 2000 ईस्वी तक ये बिहार झारखंड ये दोनों एक ही राज्य था, लेकिन सन 2000 में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की क्या भूमिका रही, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया एंड हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड इसमें जो सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।